ये तो हिल भी नहीं रहा, लगता है भाई ये मर गया। उस गुंडे के ये शब्द सुनते ही रुचि चौंक गई। मर गया? इस पर रॉकी उस गुंडे से बोला, ध्यान से चेक करो। रॉकी के इतना कहते ही गुंडा एक बार फिर सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनें चेक करता है, लेकिन उसे सिद्धार्थ की धड़कन नहीं सुनाई देती। यह देखकर रुचि घबरा कर बोली, शिट शिट शिट, ये मर गया, अब क्या होगा? मुझे जेल नहीं जाना। तुमको हीरो बनना था ना, तुमने मार दिया इसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। लेकिन रॉकी रुचि को शांत करते हुए बोला, चुप हो जाओ और चिल करो, इसके मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर रुचि उसी तरह घबरा कर पूछती है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? लेकिन रॉकी एकदम आराम से बोलता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि तुमने इसको तुम्हें प्रपोज करने के बाद कहीं देखा ही नहीं, ठीक है? और तुम लोग सुनो, इसे उठाकर तालाब में फेंक दो, ऐसा लगना चाहिए जैसे पानी में डूबकर इसकी मौत हुई है, ठीक है? जाओ उसकी लाश ठिकाने लगा दो। रॉकी की बात सुनते ही उन गुंडों ने एक भी सेकंड गवाए बिना सिद्धार्थ के बेजान शरीर को उठाया और उसे वैन में डालकर वहां से गायब हो गए। तभी रॉकी ने रुचि की तरफ देखकर कहा, तो हम कहाँ थे? हाँ, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर। रुचि को घबराया हुआ देखकर रॉकी प्यार से उससे कहता है, मुझे पता है कि क्या चीज तुम्हारे मूड को अच्छा कर देगी। मेरा मेहरौली वाला फार्म हाउस खाली है बेबी गर्ल। रॉकी को ऐसे प्यार जताते देख रुचि का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है और वो उससे कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन वो मेरा फोन पुराना हो गया है, मुझे एक नया फोन दिलवा दो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। और इतना कहते हुए रुचि ने तुरंत अपनी बाहें रॉकी के गले में डाल दी। ओह सच में? इतना कहते हुए रॉकी ने रुचि का चेहरा अपनी हथेली से भरा और अपनी हवस भरी निगाहों से रुचि को देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो चलो। इतना कहते ही रॉकी ने रुचि को कसकर उसकी कमर से पकड़ा और वो उसे वहीं सबके सामने किस करने लगा। रुचि ने काफी हैवी मेकअप किया हुआ है और बोल्ड रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। स्कूल के बच्चे ज्यादातर टीचर्स की बताई हुई बातों का ध्यान रखते हैं और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, मगर इसके बावजूद भी रुचि ने अपने स्कूल के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए हैं, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही है। इसके अलावा उसकी स्कर्ट भी बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ऊंची है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी काफी मस्कुलर लड़का है, जिसने अपनी शर्ट के कॉलर खड़े किए हुए हैं। उसने एक कान में डायमंड ईयररिंग पहना हुआ है तो उसके गले में एक मोटी गोल्ड की चेन है। उसने अपने बाल जेल लगाकर खड़े किए हुए हैं। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में डूब गए हैं। जब वो दोनों अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए तो रॉकी ने रुचि को अपनी गोद में उठा लिया और फरारी में बिठा दिया। फिर कुछ ही देर में फरारी हवा की रफ्तार से वहां से फरार हो गई। रह रहकर बादल घुमड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घटने वाला है, लेकिन क्या? तभी तालाब के पास एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। भारी बारिश में उस गाड़ी में से 2 लोग उतरे। ये 2 लोग और कोई नहीं बल्कि रॉकी के गुंडे हैं। एक आदमी ने तुरंत अपने आसपास देखते हुए आदमी से कहा, रे हलकट, जल्दी कर जल्दी, अभी कोई नहीं है यहाँ। तूने ऐसे ही देर लगाई और किसी ने अपने को देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। दूसरे आदमी ने, जो अपने हाथ में काफी मुश्किल से एक बोरी उठाए लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, उसने कहा, हाँ बे आ रहा हूं। ये लड़का भी दिखने में ही बच्चा लगता है, लेकिन साला है बहुत भारी। दूसरे आदमी ने भी जाकर तुरंत उसकी मदद की और वो दोनों मिलकर उस बोरी को उठाए और उसे तालाब के किनारे ले आए। उसे नीचे जमीन पर पटकते ही उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, अब जल्दी से उसे उठाकर फेंक दें, नहीं तो कोई हमें यहां देख लेगा। उसने तुरंत जैसे तैसे करके बोरी से सिद्धार्थ को बाहर निकाला और उसे उठाकर एक झटके में तालाब में फेंक दिया, जिससे एक जोर की छपाक की आवाज हुई और सिद्धार्थ की बॉडी तालाब के तल की ओर डूबने लगी। तभी वो गुंडे तुरंत ही वैन में बैठकर वहां से भाग निकले। काई से हरा हो चुका एक बड़ा सा तालाब और इसी पानी में सिद्धार्थ उस तालाब के तल की तरफ बढ़ रहा है। और तभी जैसे सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वो डूब रहा है,
और वो खुद को बचाने की कोशिश में लग जाता है। सिद्धार्थ अपने एक हाथ और पैर से तैरने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर तो उन गुंडों ने तोड़ दिया था। सिद्धार्थ डूबता जा रहा है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार ऊपर आने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वो खुद को बचा लेगा, लेकिन उसकी सांसें अब उसका साथ देना छोड़ देती हैं। सिद्धार्थ को आसमान में वो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, उसमें चमकती रोशनी दिखाई दे रही है, और उस रोशनी को देखकर सिद्धार्थ में ऊर्जा आती है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो हार जाता है और उसकी लाचारी जीत जाती है। फिर उसका शरीर स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे तालाब के तल की तरफ डूबने लगता है। लेकिन सिद्धार्थ की आंखें खुली है, इस उम्मीद में कि कोई उसे बचा लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता और सिद्धार्थ तालाब में डूब जाता है। तेज बारिश हो रही है और रह रहकर बिजली कड़क रही है। तालाब में बारिश की बूंदों से हलचल हो रही है और तभी एक चेहरा उसमें उभर आता है। उस चेहरे के उभरते ही अचानक बादल गरजने की आवाज होती है, मानो कहीं कोई धमाका हुआ हो। तभी कड़ाके की बिजली कड़कती है और एक बिजली उस तालाब में आकर गिरती है, मानो वो बिजली सिद्धार्थ के ऊपर आकर गिरी हो। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की आंखें एक गहरी सांस के साथ खुलती है, जैसे किसी ने उसमें जान फूंक दी हो। सिद्धार्थ अपने शरीर को तालाब में तैरता देख हैरान है। तभी उसकी पैर की उंगलियों में हरकत होती है, फिर उसके हाथ की उंगलियों में हरकत होती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ को अपने शरीर में जान सी महसूस होती है, तो वो तैरता हुआ तालाब के किनारे आ जाता है। किनारे पर पहुंचते ही वो घसीटता हुआ पानी से बाहर निकलता है और बाहर आते ही जोर जोर से खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो लगातार खांसते जा रहा है और उसके मुंह से पानी निकलते जा रहा है। फिर सिद्धार्थ अपने एक हाथ से उठने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो दूसरे हाथ का हल्का सहारा लेता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ का दर्द गायब हो गया है। फिर सिद्धार्थ अपने पैरों की तरफ देखता है और उठने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पैरों का दर्द भी कहीं छू मंतर हो गया है। लेकिन अचानक सिद्धार्थ धड़ाम से उस कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ता है और जोर जोर से खांसने लगता है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो वापस खड़ा हो पाए। शाम का वक्त है, बादल छंट चुके हैं। बारिश होने के बाद का आसमान अपने साथ नई ताजगी लिए हुए है। हर तरफ सूरज की लालिमा छा गई है, पेड़ पौधे नहा लिए हैं और पंछी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हर तरफ मन को शांत कर देने वाली रोशनी फैली हुई है। तभी तालाब किनारे सिद्धार्थ को होश आता है। अपनी आंखें खोलने के बाद सिद्धार्थ उठकर चारों तरफ देखता है। फिर वह किसी तरह खुद को खड़ा करता है और धीरे धीरे चलता हुआ सड़क के किनारे आ जाता है। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। स्कूल के प्रिंसिपल, रुचि, फिर रॉकी और उसके गुंडे, सब कुछ सिद्धार्थ के दिमाग में एक एक करके सामने आने लगता है। सिद्धार्थ का ये समझना मुश्किल हो रहा होता है कि जब रॉकी के गुंडों ने उसकी हालत अधमरी कर दी थी तो वो ठीक कैसे हो गया, कैसे उसका दर्द हवा हो गया, कैसे उसकी सारी चोटें अपने आप गायब हो गई। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अपने घर की तरफ चला जा रहा है। सिद्धार्थ दिल्ली शहर के छोटे से एरिया में रहता है। सिद्धार्थ उन सकड़ी गलियों से होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है। वहां पर एक जैसे छोटे छोटे घर हैं और उन घरों के बाहर गंदी नालियां हैं। अगर कोई भी इंसान वहां पर आए तो वह उस गली में घुसना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये सब बेहद आम है। वो इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ है। जब सिद्धार्थ घर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसके पिता बसंत सिंह दरवाजे पर खड़े बीड़ी पी रहे हैं। उसने घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर उसकी माँ सुनीता एक कोने में बैठकर रो रही है और उसकी बहन श्वेता, जिसे प्यार से घर पर गुड़िया बुलाते हैं, बिना किसी से कहे चुपचाप अपना होमवर्क कर रही है। घर की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है। सिद्धार्थ घर के अंदर जाने लगता है कि तभी उसके पिता उसे घूरते हुए देखते हैं और उस सुलगती हुई बीड़ी को फेंक कर अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। फिर वो सिद्धार्थ पर चिल्लाने लगते हैं, ई देखो आई गल नेताजी, आवा आवा, तुम्हारे ही का इंतजार था।
अब हुजूर बताने की कृपा करबो कि इतनी देर से कहाँ लग गए। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी सख्त आवाज में पूछा, और ये तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हैं? अपने पिता को गुस्से में देखकर सिद्धार्थ सहम गया। वो मैं फिसलकर तालाब में गिर गया था, इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। लेकिन बसंत सिद्धार्थ का कान कसकर पकड़कर बोले, अच्छा, सुना गुड़िया की माँ, ये तुम्हारे लाडले सपूत स्कूल छोड़कर तालाब किनारे बैठकर पढ़ते हैं। तुम्हारे स्कूल से फोन आया रहा और ऊ बताए कि ऊ तुमका स्कूल से निकाल दिए हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया, मगर उसने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके परिवार को ये आज नहीं तो कल पता चलना ही था। वो चाहकर भी इस बात को उन लोगों से छुपा नहीं सकता था। नालायक, तुम सबके सामने हमारी नाक कटवा दिए। तुम लड़कियां छेड़त रहे अपने स्कूल में। हम तुम्हारे लिए यहाँ दिन रात एक कर दिए रहे हैं और तुम अपने उ लफंगा दोस्तन के साथ हीरो गर्दी करता हो। सुन रही हो ना गुड़िया की माँ? इनका क्या नाम है? उका इनका कबीर सिंह बने का है। रहने खाने का ठिकाना है नहीं ठीक से और ई चले हैं हीरो बनने। तुम का हमारी छाती पर मूंग दाल का ठेका लिए हो। बसंत गुस्से में डांटते। सिद्धार्थ चुपचाप अपना सिर नीचे किए अपने पिता की डांट फटकार सुनता रहा। उसकी आंखें नम हैं, क्योंकि उसे तो अपने दुख दर्द सुनाने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने पिता को बताना चाहता है कि कैसे उसे जान से मारने की कोशिश की गई, कैसे उसे उसके गरीब होने की सजा दी गई। लेकिन अपने पिता की फटकार के आगे सिद्धार्थ के होंठ सिल जाते हैं। वहीं घर के अंदर सुनीता का रोना और भी तेज हो गया। उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सिद्धार्थ पिछले 10 सालों से काफी मन लगाकर पढ़ रहा है और उन्हें पूरा यकीन है कि उसका कॉलेज में एडमिशन भी बहुत आसानी से हो जाता, मगर इतने जरूरी समय में स्कूल वालों ने बेरहमी से उसे स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने एक तरीके से उनके बेटे की जिंदगी खराब कर दी। यही सिद्धार्थ को अपने माँ बाप के लिए काफी बुरा लग रहा है। बेशक वो लोग उसके सगे माँ बाप नहीं है, मगर जब से सिद्धार्थ 4 साल का था और वो उन लोगों की जिंदगी में आया, तब से सुनीता और बसंत ने सिद्धार्थ को बेहद प्यार और सपोर्ट दिया। इसीलिए वो जानता था कि उसके माँ बाप के लिए ये कितना बड़ा झटका है। तभी सिद्धार्थ के पिता बसंत ने लगभग चीखते हुए कहा, अब बस बहुत हुई गवाह। आज तुम ई घर की चौखट के अंदर कदम नहीं रखोगे, और रखा तो अब हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दब। और इतना कहकर बसंत घर का दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए और सिद्धार्थ घर की चौखट पर खड़े खड़े कांपता रहा। बसंत के जाने के बाद सिद्धार्थ घर की दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। आज जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए कोई आम बात नहीं है। उसका दिमाग इन्हीं सब बातों में उलझा रहा और देखते ही देखते रात हो गई। अंधेरा छा चुका है और आसमान में चांद खिला हुआ है। कुछ देर बाद वहां पर चहल पहल कम हो गई और कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। तभी सिद्धार्थ को दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वह उस तरफ देखने लगा। वहीं उसकी माँ सुनीता ने अपने बेटे की हालत देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहा, हमार बाबू, चल हमारे साथ भीतर चल। कितनी देर से यहाँ बैठे बैठे कांप रहा है। घर के अंदर आते ही उन्होंने अपने आंसू साफ किए और अपनी साड़ी के आंचल से ही सिद्धार्थ का भीगा हुआ शरीर पोंछने लगी। बाबू, जा भीतर कमरा में जाकर अपना कपड़ा बदल ले, नहीं तो सर्दी लग जाए। हम तुम्हारे लिए कछु खाने को लेकर आते हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। सिद्धार्थ ने नहाने के बाद अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये चमत्कार कैसे हुआ। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? ये कैसा करिश्मा था जिससे अपनी सांसों को छोड़ चुका इंसान जिंदा हो गया, और क्या क्या बदलाव हुए हैं सिद्धार्थ के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट FM पर।